capital entrepreneur. Land, labor, capital entrepreneur are our production functions. Return to a factor का मतलब है profit, interest, wages, and the next is you have to remember those words. Return to a factor means rent, wages, interest, and profit. These are the return to a factors, right? Now come to the point. Our chapter is short run, equilibrium, and output. In that chapter, short run and long run, we understood about short run, which is variable factor, and long run, which are fixed factor. Short run equilibrium, which means short time में कितना ज्यादा प्रोडक्शन हम कर सकते हैं without technology that we are going to understand. Now the concept of short run. In macroeconomics, according to Keynes, short run is defined as, which is aggregate supply, a period of time during which technology plays no role in the determination of output in the economy, which means technology का कोई रोल नहीं है because technology is a long run process, fixed factor. Fixed factor we cannot change frequently, right? क्या हम land, machineries, these things frequently purchase कर सकते हैं, sale कर सकते हैं. Short run का duration period होता है 1 year का. 1 year में long procedures, which means machines and technologies we cannot afford or frequently change. So we will continue with the short run. Short run में 1 year duration period होता है और ये duration period में variable factor ही affect करता है. Variable factor में सिर्फ और सिर्फ labor हम consider कर सकते हैं, right? तो labor को ज्यादा से ज्यादा अपॉइंट करने के बाद हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, राइट? तो come to the point, technology plays no role in the determination of output in the economy. Technology कोई रोल प्ले नहीं करता है short run में. It is assumed to remain constant. उसको हमें constant assume करना है कि टेक्नोलॉजी हमारी जो लॉन्ग रन के अकॉर्डिंग फिक्स फैक्टर है उसको एज इट इज फॉलो करना है, और शॉर्ट रन के अकॉर्डिंग हमें याद रखना है कि शॉर्ट रन में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर आता है, यानी कि हम ज्यादा से ज्यादा लेबरर्स को हायर कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं, और एम्प्लॉइज को ज्यादा से ज्यादा अपॉइंट कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा हम प्रोडक्शन कर सकें. आउटपुट इज डिटरमाइंड एक्सक्लूसिवली by the level of employment in the economy. आउटपुट ज्यादा चाहिए तो हमें ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हायर करना पड़ेगा. हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट लीड्स टू हायर लेवल ऑफ आउटपुट एंड वाइस वर्सा. अगर ऑफ सीजन है, रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम एम्प्लॉयज को कम कर सकते हैं, और अगर सीजन है, रिक्वायरमेंट ज्यादा है, प्रोडक्शन ज्यादा करना है, तो एम्प्लॉयज को ज्यादा हायर कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं. तो द नेक्स्ट सेंटेंस, higher level of employees leads to higher level of production or output and vice versa, right? If employment is double, output will also be double. Thus, the level of employment in the economy measures the level of output or GDP in the economy. Of course, अगर economy की बात हो रही है तो GDP कहाँ पीछे छूटेगा? हम तो जो भी प्रोडक्शन करते हैं उसका कंसीडर करना है जीडीपी पे. अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, कंसीडर एक्सपेंडिचर मेथड से करेंगे तो जीडीपी इंक्रीज वही अमाउंट से होगी जो इनकम मेथड से हम कर रहे हैं. तो कम टू द पॉइंट कि भाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी मेजर्स द लेवल ऑफ आउटपुट. अगर एम्प्लॉयज हम ज्यादा हायर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आउटपुट होगा, और आउटपुट ज्यादा होना विच इज सरप्लस प्रोडक्शन. सरप्लस प्रोडक्शन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जीडीपी पे इम्पैक्ट करता है. हम ज्यादा इनकम अर्न कर पाएंगे इन द इकोनॉमी. अकॉर्डिंगली आउटपुट कैन नॉट इंक्रीज वंस देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी. अगर हम मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट हायर कर दे, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाने के लिए अप्लाई
सैचुरेशन पॉइंट होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, जिसमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज को हायर करने के बाद उससे ज्यादा हम हायर नहीं कर पाते हैं, और उसके बाद जो आउटपुट होता है वो फिक्स हो जाता है, उससे ज्यादा हम प्रोडक्शन नहीं कर पाते क्योंकि एम्प्लॉयमेंट का लिमिटेशन है। तो कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, अकॉर्डिंगली आउटपुट कैन नॉट इंक्रीज वंस देयर इज अ फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। Now the next point is three basic assumption of a okay, the next is three basic assumption of a Keynesian theory. First point is short period analysis. We already understood short period, which means duration 1 year. एक साल का जो ड्यूरेशन पीरियड होता है उसको हम बोलेंगे शॉर्ट पीरियड एनालिसिस. नेक्स्ट इज टू सेक्टर क्लोज इकोनॉमी. एज वी अंडरस्टैंड इन द फर्स्ट चैप्टर मैक्रो कि टू सेक्टर क्लोज इकोनॉमी यानी कि सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, ये दो ही एलिमेंट, दो ही कंपोनेंट है जिसको बना के बोला जाए कि क्लोज इकोनॉमी. नाउ द नेक्स्ट इज एग्रीगेट सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक. इट मीन्स we are studying an economy in which there is an excess production capacity or there is unemployment of resources. Aggregate supply perfectly elastic है. Elastic and inelastic का concept हमने 11th में complete किया था. तो aggregate supply is perfectly elastic. वो perfectly elastic है. That's why 45 डिग्री पे उसका diagram हमने draw करा. It means we are studying an economy in which there is an excess production capacity or there is an unemployment of resources. भाई ये दोनों extreme point है कि भाई production capacity सबसे ज़्यादा है और दूसरा बोला गया है कि unemployment resources का situation है. So whenever there is a rise in aggregate demand, there is a corresponding rise in aggregate supply. जब डिमांड एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी तब तक एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा से ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, कॉरस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स होगा एग्रीगेट सप्लाई के अकॉर्डिंग. एज एक्सेस कैपेसिटी बिगिंस टू बी यूटिलाइज्ड. ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई सबसे ज्यादा जब हम उसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा करेंगे, एग्रीगेट सप्लाई हम ज्यादा से ज्यादा सोसाइटी में इकोनॉमी में करेंगे तो एक्सेस कैपेसिटी बिगिंस यूटिलाइजेशन, ज्यादा से ज्यादा डिमांड उसको कवर अप करेगा. डिमांड ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा और सप्लाई ज्यादा तो डिमांड भी ज्यादा इंक्रीज होगी, तब जाकर हमारी इकोनॉमी बैलेंस हो पाएगी. टू अप्रोचेस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, income and employment both. Now the next point is aggregate demand and aggregate supply approach. अब दोनों ना सेम है. आप ना ये वाले कॉन्सेप्ट को जब समझो तो टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठना. द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट जिस